बजट पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ रूपम अस्थाना जी। सबसे पहले सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे को वक़्त देने के लिए। बजट एक बड़ा इवेंट है जनरल इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, तो आपसे यही समझना चाहूँगा ऐसी 2-3 चीज़ें आपको लग रही है कि वो इस बजट में आ रही है क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए? थैंक यू अनुराग जी। आपसे आपको बहुत बहुत नमस्कार और आपके व्यूअर्स को भी नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। देखिए, ये बजट बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे देश के लिए, और क्योंकि ये इस टाइम पे आ रहा है जिस टाइम पे हमारे देश को इकोनॉमिक इम्पेटस की जरूरत है। उस मामले में अगर बात करें तो इंश्योरेंस का बहुत ही बड़ा हाथ है। अगर देखा जाए तो पॉवर्टी पॉवर्टी एलिविएशन में, क्योंकि अगर आप देखें तो इंश्योरेंस इज बेसिकली ए फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन विच इज अवेलेबल टू द जनरल पॉपुलेशन, लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि इंश्योरेंस घर घर तक पहुंचे, इंश्योरेंस हमारे गांव तक पहुंचे, इंश्योरेंस हमारे जो खेत खलिहान में काम कर रहे हैं लोग उन तक पहुंचे। उसके लिए बहुत सी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। और अगर आप थोड़ा सा इंडस्ट्री में देखें तो ये पता चलेगा आपको कि आजकल जो हमारे भारतीय निवेशक हैं, जो प्रमोटर्स हैं इंश्योरेंस कंपनीज के, उन्होंने थोड़ा हाथ खींच लिया है। उनकी इन्वेस्टमेंट इन इंश्योरेंस कंपनीज में थोड़ी कम हो गई है। इसलिए इस टाइम पे बहुत जरूरत है मतलब सर कि आप कहना चाहते हैं कि जो एफडीआई लिमिट है वो 49 से 74 कर देनी चाहिए? बिल्कुल अनुराग, मेरे हिसाब से वो इस टाइम पे जितनी जरूरत उसकी आज है वो शायद पहले कभी नहीं थी। बहुत से विदेशी निवेशक हैं, प्रमोटर्स हैं, फॉरेन प्रमोटर्स हैं, फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो कि हमारे दरवाजे पे खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब ये 49 से 74 हो, और कब जो कंट्रोल के मामले हैं वो सुलटे, ताकि वो आके इंडिया में निवेश कर सकें। क्योंकि इंडिया और चाइना दो बड़े देश हैं जहां पे इंश्योरेंस का जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो मैक्सिमम है। तो ये मेरा तो ये मानना है कि अगर ये एफडीआई इंश्योरेंस में 49 से बढ़ के 74 होता है तो इससे दो तीन फायदे होंगे। एक तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी स्ट्रांग होगी, दूसरा उनके पास एक्स्ट्रा कैपिटल आएगा जिससे वो अपना धंधा फैला सके। देखिए, हम डिजिटल की बात करते हैं और डिजिटल आज बहुत जरूरी है और बहुत से लोग उसका अडॉप्शन कर रहे हैं, लेकिन अगर हम छोटे शहरों गांवों तक पहुंचे तो वहां पे लोगों को इंश्योरेंस के बारे में मालूम नहीं है। तो जब इंश्योरेंस के बारे में मालूम नहीं है तो डिजिटल एसेट्स क्या इस्तेमाल करेंगे? तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी ब्रांचेस खोलें, हम लोग एम्प्लॉय करें, नौकरियां दें लोगों को, जो कि शहर शहर गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले जाके इंश्योरेंस के बारे में बता सकें, ताकि इंश्योरेंस की पॉपुलैरिटी बढ़े, लोगों को समझ आए कि इंश्योरेंस के क्या फायदे हैं। उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसके लिए कैपिटल चाहिए, और इसीलिए मैं मानता हूं कि 49 से 74 एफडीआई इंश्योरेंस में इस टाइम पे बहुत जरूरी है। तो एक सर तो ये। यस सर। जी सर अनुराग। एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, हर बार इंश्योरेंस इंडस्ट्री की मांग होती है स्पेशली हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर के जो 25,000 की छूट मिलती है ईटीडी में उसमें बढ़ोतरी की जाए। और कोविड के बाद हमने देखा है कि लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस की जो इम्पोर्टेंस है, महत्व है, उसको और ज्यादा समझा है। तो आपका क्या मत है कि इसमें बढ़ोतरी करनी चाहिए या फिर एक सेपरेट सेक्शन बना दिया जाए वो डेडिकेटेड इंश्योरेंस के लिए हो, जिसमें प्योर प्रोटेक्शन टर्म प्लान इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम हो, और अब जिस तरह से प्रॉपर्टी इंश्योरेंस वगैरह के भी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट आ गए हैं, तो इन सब का एक डेडिकेटेड इंश्योरेंस का सेक्टर हो जहां पर 50,000 तक की छूट दी जाए? अनुराग जी, ये जो आपका सजेशन है इससे मैं बहुत सहमत हूँ। क्योंकि आज जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनको सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स हेल्थ इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन टर्म इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। क्योंकि देखें कि जो ये हमारे नेचुरल कैलामिटीज हैं, जो फ्लड्स हैं, अर्थक्वेक्स हैं, ये दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। और इसमें हमने ये देखा है कि जो क्षति पहुंचती है वो ज्यादातर अनइंश्योर्ड होती है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम थोड़ा सा इंसेंटिव दें हमारे नागरिकों को, ताकि वो और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स खरीद सकें।
और अपनी प्रोटेक्शन को और ओवरऑल ऑल राउंड प्रोटेक्शन बना सकें। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका जो ये सजेशन है कि एक इंश्योरेंस का सेक्शन बनाया जाए, उसमें थोड़ी बढ़ोतरी की जाए और उसमें जो अलग-अलग तरीके के इंश्योरेंस जो बहुत ज़रूरी हैं, जैसे प्रॉपर्टी इंश्योरेंस हो गया, आपका टर्म प्लान इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, ये सब कंपोनेंट्स उसमें इंक्लूड होने चाहिए। यस सर। सर आगे चल के आपको क्या लगता है इंश्योरेंस इंडस्ट्री को कौन सा जो सेगमेंट है ज़्यादा ड्राइव करेगा? क्योंकि हमने देखा है पहली बार जो है हेल्थ ने मोटर को ओवरटेक कर दिया है। हाँ, तो वो तो देखिए हेल्थ की जो अंडर पेनिट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है। मोटर इसलिए भी ज़्यादा थोड़ी-सी बेहतर पेनिट्रेशन है क्योंकि उसमें एक कंपल्सरी कंपोनेंट है। वो तो आपको लेना ही पड़ेगा एज़ पर द लोकल लॉ। हेल्थ इंश्योरेंस में ऐसा कोई ज़रूरी मैंडेटरी पार्ट नहीं है, तो उसकी पेनिट्रेशन इस टाइम पे बहुत कम है। और जैसे-जैसे अवेयरनेस बढ़ती जाएगी और इस पैंडेमिक के टाइम लोगों की अवेयरनेस बढ़ी है कि अगर कोविड हो जाता है और हॉस्पिटल जाते हैं तो 1 लाख का बिल आपका बन जाता है, वो पैसा कहाँ से आएगा? तो जैसे-जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, वैसे-वैसे हेल्थ इंश्योरेंस की बिक्री बढ़ेगी और क्योंकि उसकी पेनिट्रेशन बहुत कम है, तो उसका ग्रोथ रेट जो है वो भी मोटर इंश्योरेंस से या दूसरे प्रकार के इंश्योरेंस से ज़्यादा होगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस एक मैं मानता हूँ एक बहुत ही फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट है इंश्योरेंस का। दूसरा सेगमेंट जो मैं मानता हूँ बहुत ज़रूरी है और जिसमें पेनिट्रेशन ऑलमोस्ट ज़ीरो है, वो है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, आपके घर की इंश्योरेंस। आपके जहां आप रहते हैं, जहां पे आपने सबसे ज्यादा अपना कमाया हुआ या बचाया हुआ पैसा जब इन्वेस्ट किया है, आप उस चीज को इंश्योर नहीं कर पाते हैं और या करते नहीं हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर उसमें थोड़ा सा भी इंसेंटिव दिया जाए, तो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में एक और ऐसा सेगमेंट है जिसमें दिन पर दिन साल पर साल बहुत अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। यस सर। सर इसके अलावा भी आपको क्या लगता है कि जनरल इंडस्ट्री जो एफडीआई की तो आपने बात कर ली और जो लिमिट बढ़नी चाहिए, इसके अलावा भी अभी की स्थिति में जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री की जरूरत है जिसका सरकार को बजट में ध्यान रखना चाहिए। देखिए एक जगह जहां मैं सोचता हूँ सब लोगों को फायदा होगा वो है कि अगर इंश्योरेंस कंपनीज को इंश्योरटेक और फिनटेक अनलिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करने का और उनको प्रमोट करने का मौका दिया जाए। आज वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि लेजिस्लेशन में वो अलाउड नहीं है। तो ये मैं मानता हूं कि अगर इंश्योरेंस कंपनीज को ये मौका दिया जाए कि वो इंश्योरटेक कंपनीज और फिनटेक कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकें, उनके साथ और बढ़ोतरी कर सकें, हमारे कंज्यूमर्स को बेटर एक्सपीरियंस दे सकें, वो कंज्यूमर जिन तक आज इंश्योरेंस नहीं पहुंच रही है वहां तक इंश्योरेंस पहुंचा सकें या इंश्योरेंस के दाम कम कर सकें या इंश्योरेंस का प्रोसेस बेटर कर सकें। ये ऐसी एंटिटीज में जो कि हमारे नौजवान इस देश के तैयार बैठे हैं नए नए इजाद करने के लिए, उन इंश्योरटेक फिनटेक कंपनीज में इंश्योरेंस कंपनीज को इन्वेस्ट करने का मौका देना चाहिए। तो ये एक और मैं दरख्वास्त करूंगा कि ये परमिशन दी जाए इंश्योरेंस कंपनीज को कि वो कोलैबोरेट कर सके इंश्योरटेक और फिनटेक्स के साथ थ्रू इन्वेस्टमेंट एंड ओनरशिप। सर मेरा सेकंड लास्ट सवाल होगा, सर क्या आपको लगता है कि जिस तरह के कोविड के क्लेम्स आए हैं करीब 10,000 करोड़ से ज्यादा के दावे कर दिए गए हैं, तो उसके बाद स्थिति बन रही है कि अब हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम में बढ़ोतरी होगी क्योंकि एक्सक्लूजन्स भी बहुत सारे शामिल कर दिए गए हैं। देखिए मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे आप एक्सक्लूजन्स को कम करते रहेंगे और हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज बढ़ाते रहेंगे, जैसे अब आपने मेंटल हेल्थ बढ़ा दिया है, एचआईवी एड्स की ट्रीटमेंट ऐड कर दी, कंजेनाइटल डिजीजेस ऐड कर दिए, तो जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे दाम बढ़ते रहेंगे क्योंकि उनका जो कॉस्ट है दैट हैज टू बी बोर्न बाय ऑल द पॉलिसी होल्डर्स। तो जैसे जैसे एक्सक्लूजन्स कम होंगे और जैसे जैसे कवरेज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे दाम तो नेचुरली ही बढ़ेगा। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आप लेटेस्ट रिपोर्ट देखें इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की, जो आईआईबी है, जो कि पूरे इंडस्ट्री की क्लेम्स की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है, तो 2010 से लेकर 2019 तक अगर पर एनम इंक्रीमेंटल इन्फ्लेशन देखें हेल्थ क्लेम्स की तो वो साल 10.5% रही। तो ये 10.5% तो खर्चा बढ़ ही रहा है आपका पर क्लेम।
by inflation. So that is another reason why your premiums जो है वो थोड़े बहुत बढ़ते रहेंगे, क्योंकि ये हेल्थ इन्फ्लेशन जो है या मेडिकल इन्फ्लेशन जो है जो कि आपकी यूजुअल कंज्यूमर इन्फ्लेशन या होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन से ज्यादा होती है, उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा प्रीमियम में। तो ये दो चीजें हैं जिसकी वजह से इंश्योरेंस के दाम बढ़ सकते हैं। यस सर। सर आखिरी सवाल मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट की एक बौछार आ गई है, हर सेगमेंट में आईआईडी की तरफ से स्टैंडर्ड प्रोडक्ट लागू कर दिए गए, हेल्थ में, ट्रेवल में आने वाला है, इसके अलावा अभी प्रॉपर्टी इंश्योरेंस की, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या इनकी जो प्राइसिंग है वो इंश्योरेंस कंपनियों के लिए थोड़ा चैलेंजिंग होगी? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि ये जो आईआरडीए ने स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स किया है और तरीके तरीके के प्रोडक्ट्स की स्टैंडर्डाइजेशन की है, ये मेरे हिसाब से तो बहुत ही बेहतर कदम उठाया है। ये इसलिए है ताकि जो अनजान कंज्यूमर्स हैं, जिनको अवेयरनेस नहीं है प्रोडक्ट्स की, उनको कंफ्यूजन ना हो, सिंपल प्रोडक्ट्स उनको मिले, कवरेजेस उसमें सिंपल हो, एक्सक्लूजन उसमें डिफाइंड हो और क्लेम्स प्रोसेस सिंपल हो। तो मेरे हिसाब से ये स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स की जो इजाद की है आईआरडीएआई ने, ये मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया कदम उठाया है। तो ये तो पहली बात रही। दूसरी बात ये है कि जैसे जैसे इन प्रोडक्ट्स का इंश्योरेंस कंपनीज को एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जैसे जैसे उनको पता चलेगा कि ये कैसे बिक रहे हैं, कितने क्लेम्स आ रहे हैं, किस हिसाब के क्लेम्स आ रहे हैं, तो जैसे जैसे ये इंफॉर्मेशन बढ़ती जाएगी, इसकी प्राइसिंग भी बेटर होती रहेगी। तो अभी शायद प्राइस थोड़ी ऊपर नीचे हो, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज को पूरा एक्सपीरियंस नहीं है इन 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 प्रोडक्ट्स का। लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जैसे जैसे ज्यादा लोग खरीदेंगे और क्लेम सेटल होते रहेंगे, तो जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा उसी हिसाब से प्राइसिंग भी आपकी बेटर बेटर होती रहेगी। तो हर साल मैं ये मानता हूं कि इसकी जो प्राइसिंग है वो बेहतर ही होगी, जबकि एक्सपीरियंस बढ़ेगा इंश्योरेंस कंपनीज को। तो शुरू में थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा और ये देखेंगे आप कि कोई इंश्योरेंस कंपनी का दाम शायद थोड़ा कम हो, कुछ का थोड़ा ज्यादा हो, क्योंकि वो अपने एस्टिमेट के हिसाब से इस टाइम पे प्राइसिंग कर रहे हैं। एक्चुअल एक्सपीरियंस के बेस पे जब प्राइसिंग शुरू होगी कुछ साल बाद, तो वो दाम जो है वो स्टैंडर्डाइज थोड़े बहुत होने शुरू हो जाएंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया सर। उम्मीद करते हैं बजट के बाद एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनुराग, प्लेजर टॉकिंग टू यू।